हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के बारे में। यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। यहां से आपको भारतीय संविधान का पिछला वीडियो मिल जाएगा। हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के बारे में। ये कहता है उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन, यानी कि भारत में एक उच्च न्यायालय होगा, उच्च नहीं उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट या ये कहें कि सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि पूरे भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और उसका गठन किया जाएगा, उसकी स्थापना की जाएगी। उसमें कितने न्यायाधीश होंगे और उसमें कौन एक मुख्य न्यायाधीश होगा, इस प्रकार से सारी बातों का अध्ययन आज हम यहां से करने वाले हैं। क्या लिखा हुआ है इस संबंध में हम अध्ययन करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती है तब तक 7 से अनधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर के बनेगा। यानी कि जब भारत का संविधान तैयार किया गया था तब यह कह दिया गया था कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। उच्चतम न्यायालय होने का मतलब है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और उस सर्वोच्च न्यायालय में एक तो होगा मुख्य न्यायमूर्ति यानी कि एक होगा सर्वोच्च न्यायालय का एक सर्वोच्च जज होगा जिसको कहेंगे मुख्य न्यायमूर्ति। उसके अतिरिक्त कितने जज होंगे, तो यहां पर यह कह दिया गया कि संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती है तब तक 7 जो है उससे कम नहीं, यानी कि 7 से अनधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर के बनेगा। यानी कि 7 न्यायाधीश तो ये होंगे और एक होगा मुख्य न्यायमूर्ति। तो इस प्रकार से टोटल हो जाएंगे 8 जज। शुरू में यानी कि भारत का संविधान जब लागू हुआ था, जब हमारा देश आजाद हुआ था, तब हमारे भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय था या ये कहें कि उच्चतम न्यायालय था, सुप्रीम कोर्ट जो था, उसमें टोटल 8 जज थे। यानी कि 7 तो ये न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायमूर्ति, इस प्रकार से टोटल 8 थे। इसके बाद हुए 26, इसके बाद हुए 31 और अभी वर्तमान में चल रहे हैं 34, यानी कि 33 जज हैं और यानी कि 33 न्यायमूर्ति हैं और इसके अलावा में एक मुख्य न्यायमूर्ति हैं। इस प्रकार से टोटल वर्तमान में 34 जज हैं। तो इसमें लिख दिया कि 7 से अनधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर के बनेगा तब तक जब तक संसद संख्या को निर्धारित नहीं करती है तब तक। तो उस समय 7 और प्लस 1 तो 8 थे और वर्तमान में 33 प्लस 1 यानी कि टोटल 34 हैं। अब पॉइंट नंबर 2 का हम अध्ययन करते हैं। पॉइंट नंबर 2 में लिखा है कि उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक वह 65 वर्ष की आयु को प्राप्त नहीं कर लेता। तो कुल मिला के यहां पर यह बता दिया गया कि जितने भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति किस प्रकार से की जाएगी। उनकी नियुक्ति जो है उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायमूर्ति हैं उनसे सलाह ली जाएगी। इसके अलावा में उच्च न्यायालय यानी कि जितने भी हाई कोर्ट हैं और उनके जितने भी मुख्य न्यायाधीश हैं उन सबसे सलाह करने के पश्चात ही जो है उच्चतम न्यायालय की यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को नियुक्त किया जाएगा। इस प्रकार से और वे कब तक पद धारण करेंगे, तो इसमें लिख दिया गया कि 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक वे अपने पद को धारण करेंगे। इसके अलावा में परंतु मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में, उच्चतम न्यायालय की बात हो रही, अन्य न्यायाधीश का मतलब हर कोई नहीं, उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की बात हो रही है। तो परंतु मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में भारत के न्यायमूर्ति से सदैव परामर्श किया जाएगा। यानी कि जब उच्चतम न्यायालय जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जानी है तब ऐसे समय में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उससे परामर्श किया जाएगा। लेकिन जब उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को पद पर रखना है तब ऐसे समय में
अन्य न्यायाधीशों के माध्यम से, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के माध्यम से उनकी नियुक्ति की जाएगी। परंतु यह और की कोई न्यायाधीश, देखो का खा गा मतलब न्यायाधीश की योग्यता के बारे में पढ़ रहे हैं अपन, तो न्यायाधीश की योग्यता किस प्रकार से होगी उसको पढ़ लेते हैं। का और खा 2 पॉइंट दिए हैं। परंतु यह और की कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। यानी कि यदि किसी न्यायाधीश को अपने पद को त्यागना है तब ऐसे समय में वो अपना पद त्याग सकता है, राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर का एक लेटर दे देगा, त्याग पत्र दे देगा। कोई न्यायाधीश का मतलब यहाँ पर जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की बात है। पहली बात तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है, अन्य किसी न्यायालय की बात नहीं की जा रही है। किसी न्यायाधीश को खंड 4 में उपबंधित रीति से अपने पद से हटाया जा सकता है। ये हो गया, यानी कि यदि किसी को हटाना है तो पॉइंट नंबर 4 जो हम आगे अध्ययन करेंगे उसके द्वारा उनको हटाया भी जा सकता है। अब 2 का में बताया गया कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे। यहां पर एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि संसद को यहां पर पूरे अधिकार दिए गए हैं। संविधान में संसद को सर्वोच्च मान लिया गया है, ऐसा आप समझें। संविधान सबसे पहले, उसके बाद संसद का नंबर आता है कि संसद में 3 चीजें बताई गई हैं। एक तो 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, और तीसरी चीज है राष्ट्रपति। इन तीनों चीजों से मिलकर के संसद बनती है। संसद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है हर कार्य में। तो संसद जो विधि द्वारा अवधारित करेगा उस रीति से उच्चतम न्यायालय के जजों की आयु का जो है डिसाइड किया जाएगा। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा जब वह भारत का नागरिक हो। अब यहां पर यह बता दिया गया कि भारत का यदि कोई भी नागरिक है तो वह जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। लेकिन उसमें अन्य योग्यताएं क्या हैं इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। लेकिन पहली योग्यता तो यही है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता क्या है? दूसरी योग्यता यह है कि किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। यानी कि हाई कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो 5 साल तक, हाई कोर्ट जज होना चाहिए 5 साल तक। और अगली योग्यता बता दी गई कि यदि ऐसा ना हो तो क्या होना चाहिए? तो किसी उच्च न्यायालय में यानी कि हाई कोर्ट में ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। अधिवक्ता रहा हो यानी कि वकील रहा हो। यानी यहां पे ये लिख दिया कि या तो वो हाई कोर्ट का जज रहा हो 5 साल या फिर 10 साल तक वो वकील रहा हो हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट का वकील बनेगा जब भी तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के न्यायाधीश बन सकेगा, ऐसे थोड़ी हर किसी को बना देंगे। इसके अलावा में और भी बात यहां पर बता दी गई, क्या कि राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। देखो मेरी बात सुनो, क्या है कि मुख्य न्यायाधीश मतलब यदि हम बात करें हाई कोर्ट जज की तो बहुत सारे जज हैं जो हाई कोर्ट जज हैं और 5 साल से ज्यादा हो गए। बहुत सारे ऐसे अधिवक्ता भी हैं जो 10 साल से अधिक से वकालत कर रहे हैं हाई कोर्ट में। लेकिन क्या सभी को मुख्य न्यायाधीश बना दें? ऐसा नहीं है। तो इसमें एक बात और कह दी गई, क्या कि राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो, यानी कि कानून का अच्छा जानकार हो और राष्ट्रपति को ऐसा लगता हो कि हाँ भैया ये जो है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है, तो अपन बना सकते हैं। लेकिन ये तब होगा जब राष्ट्रपति की राय में वह व्यक्ति पारंगत विधिवेत्ता हो, 10 साल तक अधिवक्ता रहा हो उच्च न्यायालय का, या 5 साल तक अधिवक्ता रहा हो, जो 5 साल तक जज रहा हो उच्च न्यायालय का यानी कि हाई कोर्ट का। इसके अलावा में उसका भारत का नागरिक होना तो जरूरी है ही सही। तो ये योग्यताएं हमने देखी कि किसकी? उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की। स्पष्टीकरण यहां पर लिखे हुए हैं 2, वो भी हम पढ़ लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 यानी कि पहला स्पष्टीकरण, इस खंड में उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट से
वह हाईकोर्ट अभिप्रेत है, यानी कि उच्च न्यायालय से वह उच्च न्यायालय अभिप्रेत है जो भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में अधिकारिता का प्रयोग करता है या इस संविधान के प्रारंभ से पहले किसी भी समय प्रयोग करता था। अब आप ये समझ लें कि आप ये बताएं कि भारत के उच्च न्यायालय यानी कि कितने हाई कोर्ट हैं भारत में। वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो भारत में 25 हाई कोर्ट हैं, यानी कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत में आप समझ लें कि लगभग 35 राज्य हैं। उन 35 राज्यों में यदि हम ये कहें कि 25 उच्च न्यायालय हैं तो इसका मतलब ये होता है कि प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय नहीं है। कहीं कहीं ऐसे उच्च न्यायालय हैं जो दो राज्यों के लिए कार्य करते हैं। स्पष्टीकरण 2 की बात कर लेते हैं हम। इस खंड के प्रयोजन के लिए पहले इस स्पष्टीकरण को अपन पढ़ रहे थे, इसको अधूरा छोड़ दिया तो इसको पूरा कर लेते हैं। इस खंड में उच्च न्यायालय से वह उच्च न्यायालय अभिप्रेत है जो भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में अधिकारिता का प्रयोग करता है या इस संविधान के प्रारंभ से पहले किसी भी समय प्रयोग करता था, उसको अपन उच्च न्यायालय मानेंगे। पॉइंट नंबर 2 यानी स्पष्टीकरण 2 बताता है कि इस खंड के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति के अधिवक्ता रहने की अवधि की संगणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने अधिवक्ता होने के पश्चात ऐसे न्यायिक पद को धारण किया है जो जिला न्यायाधीश के पद से अवर नहीं है। यानी कि जो छोटे मोटे न्यायालय का न्यायाधीश है उसको भी ये मान लिया जाएगा कि वह जो है क्या मान लिया जाएगा कि वह जो है अधिवक्ता रहा है हाई कोर्ट का, इस तरह से मान लिया जाएगा। तो इसलिए इसमें लिख दिया गया है कि किसी व्यक्ति के अधिवक्ता रहने की अवधि की संगणना कैसे की जाएगी कि वह किसी छोटे मोटे कोर्ट का यदि जज भी रहा है तो उसको मान लिया जाएगा। पॉइंट नंबर 4 में क्या बताया गया कि यदि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जाना है तो फिर क्या किया जाएगा, संसद में उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, यहां पर ये भी देख लें। तो इसमें लिख दिया गया कि उच्चतम न्यायालय, पॉइंट नंबर 4 है ये, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा, संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दे दिया है। यानी मुख्य बात तो ये हो गई कि राष्ट्रपति के समक्ष कोई आवेदन दिया जाएगा, राष्ट्रपति ही उसका डिसाइड करेगा। सीधी बात है कि राष्ट्रपति ही, देखो राष्ट्रपति ने ही नियुक्ति की है तो राष्ट्रपति ही उनको हटाएगा, लेकिन संसद के अधिकार हैं, संसद जो है 2/3 बहुमत के माध्यम से राष्ट्रपति को करने के लिए राष्ट्रपति के समक्ष ऐसा आवेदन दे सकती है और राष्ट्रपति ऐसा आदेश दे सकता है किसी न्यायाधीश को हटाने के बारे में। पॉइंट नंबर 5 कहता है कि संसद खंड 4 के अधीन किसी समादेशन के रखे जाने की तथा न्यायाधीश की कदाचार या असमर्थता के अन्वेषण और साबित करने की प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन कर सकेगी। यानी कि संसद को यहाँ पर यह अधिकार दिया गया है कि यदि वह किसी न्यायाधीश यानी कि उच्चतम न्यायाधीश के किसी पद से हटाए जाने की बात को करती है तो उसे विधि द्वारा ही सारे कार्य करने होंगे। ऐसा नहीं है कि कानून को दरकिनार करके और राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने के लिए कार्रवाई चालू कर दी जाए, ऐसा नहीं किया जाएगा। तो कदाचार या असमर्थता के अन्वेषण मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांच, उसकी जांच और साबित करने की जो प्रक्रिया है वो विधि द्वारा आधारित विनियमन के द्वारा की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी। पॉइंट नंबर 6 कहता है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा निमित्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में, संविधान में जो तीसरी अनुसूची दी गई है उसके अनुसार
उसमें प्रयोजन के लिए प्रारूप के अनुसार शपथ ग्रहण करेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। तो अनुसूची 3 में राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के शपथ के लिए या राष्ट्रपति के शपथ के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के शपथ के लिए भी बातें बताई गई हैं। और इसके अलावा में जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके शपथ के बारे में भी बताया गया है। तो वो किस प्रकार से शपथ लेंगे, तो इसमें लिख दिया गया है कि अनुसूची 3 में जो बात बताई गई है, जो शपथ बताई गई है, उस शपथ को ग्रहण करने के बाद ही वह अपने पद को धारण करेगा। पॉइंट नंबर 7 कहता है कि कोई व्यक्ति जिसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं करेगा। यानी कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा वह किसी भी न्यायालय के समक्ष, यानी कि भारत के किसी भी अन्य न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अभिवचन नहीं करेगा और ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा। तो आज हमने अध्ययन किया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 यानी कि उच्चतम न्यायालय के गठन के बारे में और उनके जो है न्यायाधीश जितने होंगे उनके बारे में, उनको पद किस प्रकार से ग्रहण करना होगा इसके बारे में, और उनको पद से किस प्रकार हटाया जा सकेगा उसके बारे में। साथ में ही हमने अध्ययन किया कि उनकी नियुक्ति यानी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार की जाएगी उसके बारे में। तो आज की वीडियो में हमने अध्ययन किया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के बारे में। यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ से आपको भारतीय संविधान का अगला वीडियो भी मिलेगा। सीआरपीसी, आईपीसी और भारतीय संविधान से रिलेटेड संपूर्ण वीडियो भी यहीं से आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।